अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम डिबेट विद ईसा नकवी में स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब नईम पंजोता साहब। उनके साथ ही मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आमना हसन शेख साहिबा और मारूफ वकील हमारे साथ कानूनदान हैं जहांगीर जदून साहब, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। बात करेंगे इस वक्त मुल्क के सियासी मंजरनामे के हवाले से और जो सैलाब की सूरत हाल है उस पर भी, और जो पावरफुल विजुअल्स आज हमें चाइना से मौसूल हुए जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अपनी काबीना के साथ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मौजूद हैं और विक्ट्री परेड है, 80वीं सालगिरह है जो जापान के ख़िलाफ़ फतह और रेजिस्टेंस दिखाई थी चीन ने, उसके विजुअल्स भी चाइना से मौसूल हो रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास इससे पहले हुआ और जो मैसेजिंग है वो बड़ी ही पावरफुल है। एक ऐसा वक्त जब दुनिया में पावर डायनामिक्स तब्दील हो रहे हैं, रीजनल रीअलाइनमेंट का, नई इलाकाई और आलमी साफबंदियों का वक्त है। उस वक्त पाकिस्तान एक बहुत ही अहम फोरम पर अहम पोजीशन लेता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जो दाखिली सूरत हाल है वहाँ पर एक जो बादल छाए हुए थे, जो काली घटाएं जिसने हुकूमत को घेरा हुआ था, वो बादल भी अब छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 हफ्ते पहले हुकूमत को कुछ पैगामात दिए जाने लगे और एक बहुत ही पावरफुल सेनेटर हैं, आज़ाद सेनेटर हैं फैसल वावडा साहब, उन्होंने कहा था कि जो भी पाकिस्तान की तरक्की की राह में और तसलसल की राह में आएगा, बड़े से बड़ा तुर्रम खान होगा, उसको रगड़ दिया जाएगा। फिर मरी में छांगला गली में एक मशहूर ज़माना मुलाकात हुई जब सैलाब को छोड़कर मरियम नवाज साहिबा भी छांगला गली में मौजूद थी। उस मीटिंग के बाद कुछ अहम फैसले हुए हैं। पहले ज़रा सुने फैसल वावडा ने क्या धमकी दी थी और फिर हुकूमत ने उस तसलसल की कन्फर्मेशन कर दी है कि पाकिस्तान की तरक्की के तसलसल कंटिन्यूएशन के अंदर जो माजी, आज और आगे आने वाले दिनों में जो सियासतदान पाकिस्तान की फौज को बदनाम करके पाकिस्तान की तरक्की को पीछे डालते रहे हैं, वो रगड़ दिए जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बंदे जो हैं वो आसमान से उतरे हैं, अगर वो करेंगे जो माजी में अगर उन्होंने किया और वापस करेंगे तो वो भी रगड़े में आएंगे। मरी में अभी बड़ी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई। नवाज शरीफ साहब थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, मरियम बीबी थी, 2 और बहुत अहम शख्सियात थी। वहाँ सुना तसलसल का फैसला हो गया। बस इतना ही पूछना था। 5 साल 10 साल ये कोई बात हुई? वो तो आइन के मुताबिक ही होगा ना, लेकिन हो गया है फैसला। आपको ही शक शुबा था हमें तो इसके ऊपर पहले भी कोई हमें जब है। बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल साहब, साथ ही उन्होंने चीन में जो पजीराई हुई है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के, उसके हवाले से क्या कहा, देखिए। आर्मी चीफ को अमेरिका में जब बुलाया गया, उनकी जो पजीराई वहां पर है उसी तरह की पजीराई चीन में है और तकरीबन उसी तरह की पजीराई रूस के अंदर है। उनके सदर ने भी उन्हें दावत दी कि वो रूस का दौरा करें। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इलेक्टेड हुकूमत, उसकी जो पजीराई कौमी असम्बली में हो रही है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि अहम तरीन वफाकी वज़रा एक दूसरे के साथ उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ अपनी ही हुकूमत को चार्जशीट करते हैं और फिर उनके ख़िलाफ़ जिस किस्म का बयान दिया जाता है, एक और बहुत ही अहम वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की तरफ से ये कज़िया अपने तौर पर मौजूद है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में एक बहुत ही अबहाम की सूरत हाल है। एक तरफ अली अमीन गंडापुर हैं जो कालाबाग डैम के हवाले से बयान पर बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ पार्टी के अपने ही लोग उनके बयान से इजहार लाताल्लुकी कर रहे हैं। पहले असद कैसर साहब ने उसके खिलाफ बयान दिया, फिर हमने देखा कि जुनैद अकबर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जो अली अमीन गंडापुर की बयानबाजी है कालाबाग डैम के हवाले से, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में उसकी मकबूलियत को बड़ा धचका लगेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे जो बेनिफिशरी होगी वो अवामी नेशनल पार्टी होगी। सलमान अकरम राजा साहब ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की, देखिए। जहाँ तक कालाबाग डैम का ताल्लुक है, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। कि पार्टी बिल्कुल इस बात पे वाजे है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके हवाले से 2 सूबों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात हों, वो बिल्कुल वफाक के लिए अच्छा नहीं है। तो जब तक इस पर सियासी हमांगी नहीं होती, हर एक को इत्मीनान नहीं होता, कोई प्रोजेक्ट नहीं रखना चाहिए। लिहाजा जो भी बात हुई वो एक ज़ाती राय हो सकती है, वो पार्टी की पॉलिसी नहीं है।
इमरान खान की सेहत के हवाले से भी कुछ बातें इस वक्त चल रही हैं, कुछ गुफ्तगू की जा रही है, उस पर भी प्रोग्राम के जो है वो आगे चलकर उस पर बात करेंगे। और साथ ही जस्टिस बाबर सत्तार ने बहुत ही अहम ख़त लिखा, ख़त मंजर आम पर आया है। उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुखातिब करते हुए जो मारूज़ात पेश की हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ करेंगे आमना शेख साहिबा, मुबारक हो। आप लोग को बताया गया था कि अगर आप तसलसल की राह में रुकावट बनेंगे तो रगड़ दिए जाएंगे, बड़े बड़े तुर्रम खान। तो आप लोगों ने तो कंटिन्यूएशन जो है उसके हवाले से ओके कर दिया। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये पैगाम किसी एक शख्स या किसी एक, पहली बात तो ये कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थी। कोई भी सेनेटर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई अपनी अगर स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन मैं ख़ुद ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आई थिंक one thing that we have seen in the past 1.5 years is Pakistan moving towards stability. अल्हम्दुलिल्लाह इनके लीडर जब से मंजर आम से बाहर हैं और इनकी लीडर की जो हर रोज़ के शोर शराबे, फसाद, धरने, जलसे, तो मेरा ख़्याल है वैसी स्टेबिलिटी और तसलसल पाकिस्तान में वापस आ रहा है। और इंशाल्लाह ताला अंडर द करंट सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप जो इस वक्त ताल्लुकात हैं, ये आज से पहले कभी नहीं थे। ये हमने देखा, सिर्फ आज नॉर्मल डे में नहीं देखा, हमने जो जंग के वक्त देखा उससे ये बड़ी अच्छी तरह साबित हो गया और आया हो गया, हमारे पर नहीं पूरी दुनिया पर आया हो गया कि पाकिस्तान के अंदर सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जिस तरह से एक पेज पर हैं और एक पेज पर होते हुए वो किस तरह पाकिस्तान का दिफा भी कर सकते हैं, पाकिस्तान का नाम भी और सर भी फ़ख्र से बुलंद कर सकते हैं और किस तरह से डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। वो उसमें मेरा नहीं ख्याल, अगर किसी शख्स को, बेशक यहाँ पे बैठे पंचोटा साहब को हो या किसी और शख्स को इस बात से एतराज़ होगा तो मेरे ख्याल में वो मुल्क का दुश्मन हो सकता है। कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इनमें से किसी बात से एतराज़ नहीं कर सकता। इनको भी वन पेज पे बहुत फ़ख्र था। इनका तो पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कि इनका वन पेज था कब और कौन सा था। ये कहते थे हुकूमत तो हम चला नहीं रहे हैं, कोई ऑर्डर कहीं और से आते थे, होता कुछ और था। तो ये इनके वन पेज के बारे में तो मेरा ख्याल है कुछ ना कहना ही बेहतर। तो आपके यहाँ तो तमाम फैसले आप खुद करते हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको कहा कि ये तो मेरे कहने की तो बात ही नहीं है ना, ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया कैसे मिलिट्री ने जंग के दौरान अपना रोल प्ले किया, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने अपना रोल प्ले किया, जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप थी उन्होंने क्या रोल प्ले किया, ब्यूरोक्रेटिक एंड के ऊपर, डिप्लोमेटिक एंड के ऊपर। जिस तरीके से, मुझे आप ये बताएं ईसा, आज से पहले पाकिस्तान पे बहुत दफ़ा हमले हुए हैं। मैं कोई वॉर को सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहती, लेकिन एक फैक्चुअल बात है, इनके दौर में भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, और छोटी छोटी नोकझोंक भी चलती रही, कई दफ़ा सीरियस चीज़ें भी हुई। लेकिन पाकिस्तान को जो इस वक्त मकाम इंटरनेशनली मिला, जो विक्ट्री जंग में मिली और जो पोस्ट वॉर जिस तरह से पाकिस्तान को एक्सेप्टेंस मिली पूरी दुनिया में, जो इंटरनेशनल स्टेज मिला पाकिस्तान को, जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात सफारती मिले पाकिस्तान को, वो आज से पहले क्यों नहीं मिले? अगर इनका वन पेज था तो इनके टाइम पे इन्होंने तो चाय बना के वापस भेज दिया था। हम इनसे जवाब नो, बट आई एम टेलिंग यू कि ये मेरे फख्र करने की बात नहीं है, पूरी आवाम को फख्र होना चाहिए। नहीं, इनसे तो हम इनका जवाब ले लेंगे। जो आपने कहा कि सबने अपना अपना काम किया, वज़ीर आज़म ने तो वो तो स्विमिंग पूल में थे, वज़ीर रेलवे ने कहा कि मुझे जैसे ही पता चला हमला हुआ तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि तरबूज काट के ले आओ। थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट। बड़ा अच्छा किया कि आपने मेरी तवज्जो दिलाई इन बातों की तरफ, क्योंकि एक बात सोचने की, मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी साहब फ़ोन तो प्राइम मिनिस्टर को करके बताएंगे नहीं कि मैं अब आपके पास एक ड्रोन भेजने वाला हूँ। तो क्या उनको पहले से रोज़ ये पता करना चाहिए, क्या उनको ये पता करना चाहिए था कि मैं अब स्विमिंग पूल में जाने वाला हूँ, मैं पहले पता कर लूँ कि ड्रोन तो नहीं आ रहा, मैं तब स्विमिंग पूल में जाऊँ? ये एक, अगर उनकी एक एक्टिविटी है, वो अपने दिन का आगाज़ अगर स्विमिंग से करते हैं, तो इसके ऊपर ये एतराज़ उठाना कि जी ड्रोन गिरा तो वो स्विमिंग पूल में थे, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन दैट। 1971 के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो जंगी मार्का था और न्यूक्लियर कुव्वत बनने के बाद सच बोलने वाले वज़ीर आज़म की आदत पहली वो लड़ाई थी, और हमें सच बोलने वाले वज़ीर आज़म की आदत नहीं है। I think that's the only problem here. अच्छा, यानी Because ये if a person starts his day with swimming and he was swimming while India sent a drone, तो इसके अंदर I literally fail to see a problem here. 2.25 अरब लोग जो हैं वो एटमी जंग का खतरा उनके सर पे मंडला रहा है, और उनमें से एक पोटेंट न्यूक्लियर पावर के चीफ एग्जीक्यूटिव स्विमिंग के लिए चले जाते हैं, इज एब्सोल्युटली फाइन। नो, व्हाट ही सेड, आई विल कोट एंड अनकोट, उन्होंने ये कहा कि जिस वक्त हमला किया गया
उस वक्त मैं स्विमिंग कर रहा था। No, ठीक है, he didn't say that. That's what he said. अर्ली मॉर्निंग हमला तो रात को हुआ था ना, रात 12 बजे तो स्विमिंग पे नहीं नहीं तो गए थे ना, आप ये तो आप सुबह क्या की बात है। आप या कोई और डिसाइड करेगा सुबह कि की वो बात स्विमिंग है। किस नो 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 वो उन्होंने जो बोला वो देयर इज नो जस्टिफिकेशन टू दिस। चले वो बात कहीं और, बहस कहीं और टाइम भी डिसाइड करेंगे। बहस एग्जैक्टली कहीं माय और पॉइंट। चली गई। मैं वो सुनवा आप भी ये देता आपको। एंड देखें कि इस पंजोता वक्त साहब, पाकिस्तान को हुकूमत आपकी कहाँ ले गई है, ये पंजोता देखें। साहब आपके लीडर जेल में हैं और उसकी वजह से इस्तेहकाम आ रहा है। देखें, पहली बात तो ये है सनफ़ी साहब आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने कहा इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो ज़रूरी है, तो इस्तेहकाम जेली मैंडेट के ज़रिए ज़रूरी आएगा। लोगों के घरों में छापे मार के, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल के, पीका जैसे लॉ लेकर 26वीं तरमीम करके आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस क्या लेटर लिख रहे हैं? क्या ऐसे इस्तेहकाम आएगा? क्या आप आवाम का मैंडेट लूट रहे हैं? चीफ इलेक्शन कमीशनर अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है, उसके बावजूद वो अपनी सीट के ऊपर बरजमान है, ऐसे इस्तेहकाम आएगा? लोगों को झूठे मुकदमात में आपने जेल में डाला है, उनको अपील क्या, उनके केसेस लग ही नहीं रही, क्या ऐसे इस्तेहकाम आएगा? मुल्क में जो दहशतगर्दी है वो कहाँ पहुँच चुकी है और आप अपने लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। हमारे कितने सिविलियंस की जानें जा चुकी हैं, क्या ऐसे इस्तेहकाम आएगा? पाकिस्तान के अंदर जो मईशत का हाल है कि आपके मुल्क के अंदर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं आई जब से आपको बरजमान किया गया, क्या ऐसे इस्तेहकाम आएगा? पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, आप तो रूल ऑफ लॉ क्या कानून और आइन के ऊपर बैठ के आप आए हैं यहाँ पर, उसकी धज्जियाँ उड़ाकर आए हैं, और ऐसे इस्तेहकाम आएगा? इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि जब कानून होगा आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, आपके मुल्क के अंदर मैशत ठीक होगी, आपकी पॉलिसी ऐसी हो कि जिसके तहत आपके मुल्क के अंदर अमन कायम हो। अमन होगा, मैशत ठीक होगी, जमहूरियत होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, तब आपके मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आ सकता है। और वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स ला सकता है जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वजीर आजम जो है आपको सच बोलने वाला पसंद नहीं है, तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जितने ये नवाज शरीफ 3 दफ़ा रहे, शहबाज शरीफ अब हैं, क्या वो सच बोल रहे हैं? कोई एक मुझे बात दिखा दें कि उन्होंने सच बोली हो। वो तो अपने जो हल्का है जहाँ से वो हारे हुए हैं, झूठ के जरिए एक हुकूमत ली गई है, बुनियाद ही आपकी झूठ के ऊपर है। आप कह रहे हैं कि जनाब वजीर आजम जो है आपको सच बोलने वाले को आपने जेल में रखा है, आप उसका हिस्सा बने हुए हैं, आप उसके बेनिफिशरी हैं, और तब तक आप उसके बेनिफिशरी रहेंगे जब तक आप उस सीट के ऊपर बैठे हुए हैं। उस सीट के ऊपर बैठने के लिए चाहे आप लंदन प्लान बनाएं या चाहे आप मरी प्लान बनाएं, कौम ये जानती है, आपके चेहरे उनको वो पहचानती हैं। अब सैलाब है, वहाँ पर टिकटॉकें बनाई जा रही हैं, वहाँ पर वीडियोस बनाकर कश्ती के अंदर बैठकर वापस रवाना। एक जगह के ऊपर सियालकोट के अंदर 2 एंगल से वीडियो बनाई गई, एक ही शख्स को 2 दफ़ा रेस्क्यू किया गया कि इस एंगल से ठीक नहीं आई, और दूसरे एंगल को 2 दफ़ा रेस्क्यू किया गया। वो नौशीन की वीडियो देखें, सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी है, दोबारा फंस गया ठीक है, होगा अब ना। दोबारा आपने भेजा उसके अंदर और फिर दोबारा आपने उसको निकाला। मैं झूठ का पलंदा है। वो पहले मरियम एक नवाज मैं- साहबा जिस स्कूल के अंदर गई, उस मैं स्कूल छोटी के सी अंदर request करना चाहती हूँ। इतवार वाले दिन कोई स्कूल खुला है, फिर वो बच्चे कहाँ से आ गए? उस बच्चे ने वीडियो बनाई, उसने कहा कि मुझे खाने के बहाने लेकर गए, वहां वीडियो बनाकर बाद में खाना भी नहीं मिला, और कहा गया कि देखें जी मरियम जाकर बोर्ड के ऊपर बच्चा लिख रहा है, साथ खड़ी है। इतवार को कौन सी क्लास लगती है भाई? साथ संडे की डेट मिटाना भी भूल गई कि आज तो इतवार है। अच्छा, मैं आपको पहले सबसे पहले सैलाब ज़दा इलाके में इतवार के दिन स्कूल लग गए। नहीं, ये बिल्कुल भी मुनासिब बात नहीं है ये करनी। पहली बात तो ये कि ये बहुत इन्होंने माशाल्लाह तकरीर झाड़ी। पिछले शो में जब आए थे तो इमरान खान साहब को मिल के आए थे। ये प्रोड्यूसर साहब से पहले तो रिक्वेस्ट है इनकी अच्छी तकरीर का क्लिप भेज दें, इनके खान साहब की को खुश करने में शायद काम आ जाए, बिकॉज उसके अलावा आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि इन्होंने जो कुछ आपकी जाएगी, आप भिजवा दें, आपकी सीट बुक है। हमारी कोई सीट नहीं है, हम तो एक बाबा जी को 2 दफ़ा रेस्क्यू करने का जवाब जी दे मैं दो, बिल्कुल देती हूँ। बाबा जी को एक बार नहीं, उनको शायद 4 दफा भी बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। मैं आपको उसका जवाब देती हूँ, क्योंकि 4 दफे एक बंदे को कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है? आप सुनने का हौसला तो रखें। मैंने भी आपका शोर शराबा बड़े हौसले से सुना है। ईसा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो लोग हैं ना इस वक्त, जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव एंड अटैच्ड एंड इमोशनल। अपनी उनके छोटे छोटे कच्चे घर होते हैं, 4 बकरियां हैं, 2 भैंसें हैं, किसी की 1 भैंस है, उनकी दे आर वेरी इमोशनल अबाउट देयर थिंग्स। तो जहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट, ऑब्वियसली ये तो नहीं हो सकता कि एक ही शख्स, आप ये कह रहे हैं कि आप एक बंदे को रेस्क्यू करते हैं, वो वापस चला जाता है? बिल्कुल जाता है। मैं आप लोगों को, यू माइट फाइंड इट फनी,
You might find it funny, but मैं आपको ये बात बताती हूँ कि आप रेस्क्यू जब करते हैं ना, ਹੁਣ हमको ਪੱਕੀ जेल छुट्टी है में इसकी नहीं 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 देखिए मैं आपको नो मुझे एक बात दोबारा कैसे जा सकते हैं वो मैं दोबारा आपको बताती डुबकी लगाएगा हूँ, मैं आपको बताती हूँ क्यों जाएगा। वो अपनी भैंस को उठाने जाएगा, अपनी भेड़ को उठाने जाएगा। इवन जब आपने सही, लोगों को भैंस को आप बचाए ना, वो क्यों उठाने जाएगा? लेट मी एक्सप्लेन। आप बंदे को रेस्क्यू करें तो सामान करें। जोक आउट ऑफ इट, क्योंकि इनको गरीब के उस दर्द का अंदाजा नहीं है जिसने पूरी अपनी कमाई बचा के ना एक बकरी खरीदी होती है। उसको अगर मैं एक रिलीफ कैंप में बैठ के बेशक ये कह दूं कि तुम्हारी बकरी सेफ है, जब तक वो जवान जाके खुद अपने हाथ से उसको उठा नहीं लेता या देख नहीं लेता कि वो सेफ है, उसको तसल्ली नहीं होती। और ये एक शख्स की एग्जांपल नहीं। ऐसा मुझे ये बताएं कि कितनी दफा आपके अपने घर में, जानवरों को आपने बचाया, जरा बताएं, रिकॉर्ड अपने घर में 1.5 लाख से ज्यादा जानवर जो है वो पर डे रेस्क्यू किए गए। कितने आप मुझे ये बताएं कि आपके घर में कितनी दफा होता है कि बच्चे बुजुर्ग, आप उनको कोई बात जबानी बताते हैं कि ये काम हो गया, वो कहते हैं नहीं, जब तक मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा मुझे तसल्ली नहीं। ये कोई अनहोनी बात ही नहीं है। इनको तो ना गरीब का दर्द समझ आता है। ये एलिटिस्ट जमात पता नहीं कहाँ से चंदे लेके हवाई जहाज में बंदे भर के आ रहे हैं। एक चीज देखें, एक बंदे ने खड़े होकर ये बयान दिया कि मरियम साहबा जब हमारे पास आई, जो वहां पर डीसी और जो उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि आपने चारे का इंतजाम करना है जानवरों का, तो चारा डेफिनेटली फसलें तबाह हो गई। उन्होंने एक दुकान से खरीद कर थोड़ी देर के लिए वहां रखा और फिर उठा के फिर दोबारा दुकानदार को वापस कर दिया। इस तरह की सूरत हाल करके आप लोगों के साथ सही है, उनका मजाक बना रहे हैं। आप ये बताएं कि मुझे कैसे पता हो कि ये वीडियो आपने खुद नहीं बनवाई? अगर 1000 लोग तारीफ भी तो कर रहे हैं ना, 1000 लोग कोई तारीफ नहीं कर रहा। आप नहीं कर रहे, आप ग्राउंड पे जाए ना, आप ग्राउंड पे जाए, लोगों को चेक करें, आप उनका हाल पूछें, आवाम का दर्द बांटना। आपकी कश्तियों के अंदर बैठ के वीडियो बना के आप उसको अपलोड करेंगे और कहेंगे कि कम से कम जूते पहन के, एक सेकंड, देखें, जूते पहन के आप जहां लोग मुतासर हैं उधर जाएंगे कश्तियां लेकर। अच्छा ठीक है जी, आप जहांगीर जदून साहब फोटो खींचने के लिए, और कश्ती के ऊपर टेंट लगाया हुआ है, नीचे मरियम साहब बैठी हैं कि धूप न लग जाए, वो मेकअप खराब ना हो जाए। मैं 3 वकीलों में फंस चुका हूं और 2 वकील स्टूडियो में, अगर आज वकीलों में भी फंसे हुए हैं, तीसरे पे नहीं फंसे। मैं तीसरे वकील खुद फंसे हैं सर। जस्टिस बाबर सितार का लेटर, उसके कुछ मदरजात सामने आए हैं, वो कुछ मारूजात सामने रख रहे हैं जो एनओसी दरकार है जजेस की कोई बाहर जाने के हवाले से। ये तो हर जगह पर होता है, उस पर मुतरज़ होने की क्या बात है। दूसरा ज़ाहिर है कि जो बेंचेस हैं उनकी फॉर्मेशन, जो डीबीज़ जिस तरीके से बन रही हैं, जो केसेस मुंतकिल हो रहे हैं या जो उन्होंने एतराज़ात उठाए हैं, डू यू थिंक के लीगल फ्रेटर्निटी के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप आते जाते रहते हैं, किस हद तक ये जेन्युइन एतराज़ात? बहुत शुक्रिया। इससे एक तो देखें, आपने 15-20 मिनट स्विमिंग पे और बकरी पे अर्ज कर दिए प्रोग्राम के, तो वो इसमें देखें अब ये उन्होंने एतराज़ उठाए हैं, ये बड़े जेन्युइन एतराज़ हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई हुई है और उसमें जज बैठे हुए हैं जिनका काम ही है कि आइनी फैसले करें मोस्टली, तो उसमें अगर जजेस को आप साइडलाइन कर देंगे और बाहर से जजेस लेके अपनी मर्जी के आ जाएंगे, उसकी मैनेजमेंट कर लेंगे, और ये मैनेजमेंट आज की नहीं है। ये देखें, हमारी जो कोर्टें वो इंडिपेंडेंट न पहले रही हैं और आज मतलब ज़्यादा जो है वो एग्जेक्टिव के कंट्रोल में आ गई हैं। क्योंकि देखें ना, आप अगर बाहर से जज लाते हैं तो उनकी पहले तो रीजनिंग दी है, और अभी उनकी अपील पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो फिर आप उन जजेस को कहते हैं जी ये केस भी ना सुने। अब जो भी स्टेट का या फेडरेशन का केस किसी जज के पास जाता है तो वो कहते हैं जी ये वाले जज नहीं सुनेंगे, पर रीज़न कोई नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि हो सकता है स्टेट में किसी को बुला ना लें या उसके खिलाफ फैसला ना दे। भाई रेट जो होती है वो हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ इशू होती है, और गवर्नमेंट का जो फेडरेशन के साथ अगर किसी का रिलेशन नहीं है उसके खिलाफ, प्राइवेट पर्सन के खिलाफ तो रेट इशू नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि अगर चीफ जस्टिस ये काम कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, ये जस्टिस ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस कर रहे हैं कि अगर आप 5 जजेस को साइड लाइन कर रहे हैं, उनको कुछ केसेस नहीं मार्क कर रहे, एक स्पेसिफिक जो है आप कहते हैं ये वाले केस उनको नहीं मार्क करने, तो वो देखें 2.5 और 2.3 मिलियन जो है वो एक जज जो है वो सैलरी ले रहे हैं। तो वो वहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं? उन्होंने आइन के तहत अलफ उठाया हुआ है कि हम जो लोग हैं सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है उनके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, द गारंटर हैं। अब वो कर ही नहीं सकते जब फंडामेंटल राइट नहीं, रूल ऑफ लॉ पे कहाँ पे है पाकिस्तान के अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन पे आप कौन सा इदारा है? देखिए कितने खुशी के साथ कहते हैं जी तसलसल है, बेशक तसलसल हो। जिस तरह ख्वाजा आसफ ने कहा उसने सच बात की है, मैं तो उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो उसने देखो चाहे देर से किया या लेट किया, लेकिन वो कहता है हाइब्रिड निज़ाम है
तो खोल के इसको आइन का हिस्सा बनाएं जी। हाइब्रिड निज़ाम जो है आइन के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? वाई यू आर कमिटिंग फ्रॉड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। आप आइन के अंदर रोल दें एक अदारे को, पूरा सिविलियन से ऊपर का रोल दें उनको। जब आप नहीं चला सकते, आपकी इनकैपेसिटी है, आप पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरियत नहीं ला सकते। आपकी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर डेमोक्रेसी है? एक बंदा फैसला करता है, एक से 2 करते हैं या 3 करते हैं। इसके अलावा वेयर इज अ डेमोक्रेसी इन द पॉलिटिकल पार्टीज? अगर आप नहीं चला सकते इस मुल्क को मिल के सारी सियासी जमातें, या आप डायलॉग नहीं कर सकते, आप अपने आइन को बहाल नहीं कर सकते, आप रूल ऑफ लॉ पे बात नहीं कर सकते, तो सीधा साधा उनको कहेंगे सामने आ जाएं, आप पीछे हट जाएं। वैसे तो आप तस्वीरों में पीछे हैं, आप प्रैक्टिकली पीछे हैं। आप कहते हैं जी ये हो रहा है, वो हो रहा है पाकिस्तान में जी। और वो जिस सफारती कामयाबी की बात कर रहे हैं, राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। किसी को एतमाद नहीं है कि मैं इस अदालत में जाऊंगा, अगर स्टेट के खिलाफ या फेडरेशन के खिलाफ जाऊंगा तो मुझे कुछ मिल जाएगा। एब्सोल्युटली जो है ना, अभी जो हालात हैं पहले भी खराब थे लेकिन अब ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। सही। जहांगीर जदून साहब मेरे साथ ही रहे, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे कि इमरान खान साहब की सेहत के मामले को लेकर कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि उनकी सेहत जो है ख़ास तौर पर उनकी आँख के हवाले से, कान और दांतों के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई हैं। क्या ये वो मेडिकल ग्राउंड्स हो सकते हैं कि जिसकी बुनियाद पर आने वाले दिनों में इमरान खान को डयाला जेल से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आमना शेख साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 2 सालों से 2 साल बल्कि यूँ समझे 25 माह से इमरान खान जेल में है और ये पहली मरतबा है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं। बात हो रही है कि उनको कुछ तिबी मसाइल हैं जिस पर वो एक्सेस मांग रहे हैं कि डॉक्टर्स की, उनकी जो अपने मौलिज हैं, उनकी टीम उनको विज़िट कर ले। अलीमा खान साहिबा ने जो कहा उनकी सेहत के हवाले से वो ज़रा सुन। और मेरी बहन डॉक्टर उस्मा, इन्होंने उनसे पूछा भी कि कोई मसला तो नहीं है, तो उन्होंने कहा हाँ सिर्फ एक आंख पे जरा प्रेशर पड़ता है जब मैं किताबें पढ़ता हूँ। तो हमने जाकर एप्लीकेशन डाली कि इनको एक आई डॉक्टर, आई ऑप्थेमोलॉजिस्ट देख ले, इनकी आंख में प्रेशर है। तो वो जो डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किया ऐनक की रीडिंग ग्लासेस की जो राइट साइड वाली लेंस है उसका नंबर चेंज होने वाला है, और एक डॉक्टर ने उनको आई ड्रॉप्स दे दी। कल जब बैरिस्टर गौहर मिले तो हमने उनसे पूछा कि उनकी सेहत कैसी थी। उन्होंने कहा माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थे, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई मेडिकल रिपोर्ट चल रही है टेनाइटिस है। वो आज से नहीं, इमरान खान तो कोई 1.5 साल 2 साल पहले से वो कह रहे थे कि वो विस्लिंग साउंड आती है, और वो चेकअप उसका हो चुका है, हमारे डॉक्टर्स भी देख चुके हैं। और एक उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा वर्टिगो है। तो ये कैसे कंफर्म, ये कहाँ से रिपोर्ट आई है, ये सोशल मीडिया पर डाली किसने? जी, आमना शेख साहिबा, विस्परिंग साउंड आती है, सरगोशियों की आवाज़, और ये जो बात की है, मेडिकल टीम को उनके मौलिजीन को एक्सेस क्यों नहीं मिलना चाहिए? अच्छा ईसा, एक तो पहले मेरा ये सवाल है कि क्या ये वही मौलिजीन है जो गोली लगने के ऊपर जिनके पास उनको कैंसर हॉस्पिटल लेके जाया गया था, क्योंकि और बहुत सारे अस्पताल रास्ते में थे, लेकिन उस वक्त भी खान साहब की यही अपेरेंटली ज़िद थी कि नहीं जी मुझे शौकत खानम ही लेके जाया जाए क्योंकि मुझे गोली लग गई है, मेरा खून बह रहा है, लेकिन मैं बहुत सारे किलोमीटर दूर जो है वो शौकत खानम जाना चाहता हूँ। तो शायद आई डोंट नो, शायद उनकी कोई इस तरह की रीज़न्स हो, वरना आई एम श्योर कि जो सर्टिफाइड मेडिकल बोर्ड के स्पेशलिस्ट हैं वो उनको बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, और आई थिंक कि उनकी अदरवाइज़ भी अगर कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी कुछ दिनों में पूरी कर दी जाएगी। देयर इज़ नथिंग सीरियस अबाउट दैट। लेकिन जहाँ तक उनको सरगोशियों की आवाज़ें आने की बात है, तो ये तो उनको आज से नहीं आ रही है, तो उनको बहुत अरसे से आ रही हैं। और अगर इफ़ आई स्पीक फॉर PTI तो शायद ये बेचारे तो यही सोचते हो कि अगर काश खान साहब को ये सरगोशियों की आवाज़ें ना आती होती तो हम सब का कोई प्रेजेंट और फ्यूचर बहुत बेहतर होता, क्योंकि खान साहब कानों के बड़े कच्चे इंसान हैं। खान साहब को जो कहा जाता है वो सुन लेते हैं। सुबह उनको जो कहता है कि शाम वाला गलत था, जो शाम को बता के गया तो वो शाम वाले को कहते हैं कि तुम गलत थे। जब शाम वाला आके बताता है कि जो सुबह वाला बता के गया था वो गलत था, तो फिर वो उसको कहते हैं कि वो गलत था। इसलिए खान साहब हैज़ अनफॉर्चुनेटली, देखें वो कहते हैं कि मेरा कोई 25-26 साल का आप ये समझते हैं कि उनके जो मेडिकल नीड्स हैं किसी भी शख्स की, नहीं वो तो उनकी अपनी बहन ने कहा, नहीं मैं ये नहीं कह रही। देखिए मैं ना मेरी सियासी और ना मेरी घरेलू ये तरबियत है। मैं अपनी बात को क्लैरिफाई कर लूं, बारे में फर्स्ट टाइम ऐसे ये इस बात को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ना मेरे घर की ये तरबियत है, ना मेरी सियासी पार्टी की ये तरबियत है कि मैं किसी की बीमारी को
कि बीमारी का मजाक उड़ाऊं या बीमारी को ये कहूं कि वो जेन्युइन नहीं है। उनकी बीमारी हो सकता है कि जेन्युइन हो सकता है कोई सिंपल इरिटेशन हो, इसका फैसला मैं नहीं कर सकती, इसका फैसला मेडिकल एक्सपर्ट्स करेंगे और जो फैसला वो करेंगे मियां साहब को जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पार्टी है जिसने मजाक उड़ाया, कुलसूम नवाज की बीमारी का मजाक उड़ाया, वो अपनी जान खो बैठी इनके मुजालिम के दौरान। मियां साहब के जेल जाने के कुछ ही वक्त के बाद आपके जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने आकर कुछ बातें की थी जिसकी बुनियाद पर फिर इवेंचुअली मियां साहब को बाहर इलाज के लिए जाने की इजाजत मिली। जो कैबिनेट डॉक्टर साहब क्या कहते थे? और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी कहा था कि उनको जाना चाहिए। उस रिपोर्ट पे तो फैसल वार्डा ने जो कहा है कि वो रिपोर्ट कहाँ तैयार हुई थी, अब मैं तो उसके ऊपर मैं तो नहीं कमेंट कर सकती हूँ। इनकी अपनी पार्टी की हेल्थ हमने खुद बनाई थी, इनकी अपनी पार्टी की हेल्थ मिनिस्टर ने उसका कहा था कि आप जाएं। वो प्लेटलेट्स कैसे गिरे थे। लेकिन सुनवाई जी, जो मियां साहब के डॉक्टर साहब हैं उन्होंने क्या बताया था? क्योंकि उनके देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिजीज़, कार्डियक डिजीज़ है, और वी वर वरीड अबाउट हिज कैरोटिड आर्टरी डिजीज़, जो उनकी ब्लॉकेज है, जो जी हाँ, जो आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है 80% ब्लॉकेड है, तो वी वर वेरी कंसर्न अबाउट इट। तो उस सिलसिले में उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की थी प्रोफेसर सिगवर्ट से। जी पंजोता साहब, आपकी गलबन को 9 दिन पहले मुलाकात हुई है। अब जो खान साहब की सेहत के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स चल रही हैं, हाउ सीरियस इज़ दैट? है कि पहली बात तो ये है कि खान साहब का हक है कि उनके डॉक्टर्स जो ज़ाती मौलज हैं पहले भी जाते रहे, और अभी पिछले नवंबर से उनकी रसाई नहीं दी जा रही, और अदालत का हुक्म वाज़ेह है, लेकिन जेल इंतज़ामिया इसलिए नहीं मार रही क्योंकि उनको पता है कि 26वीं तरमीम हो चुकी है, तो कंटेम्प्ट पटिशन नहीं लग रही, तो इस पर क्या है, रद्दी की टोकरी में डाल दो। हम अडयाला जेल के बाहर खड़े होते हैं, हर दफ़ा कहते हैं कि हाई कोर्ट का हुक्म है, 6 वकला के नाम है, फैमिली को भी जाने दें, वो कहते हैं नहीं जाने देना। कल उन्होंने नहीं जाने दिया, 1-2 वकला को उन्होंने जाने दिया, फैमिली नहीं जा सकी, तो उनको तो वो परवाह नहीं। इमरान खान साहब का चेकअप ज़रूरी है, वो जाएँ, जाके जो है वो डॉक्टर्स उनका चेकअप करें, उनके ज़ाती मौलज जाएँ, वो जाकर उनके टेस्ट करें, और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उस पर हमें यकीन होगा। ये जितने भी पिम्स की रिपोर्टें हैं, ये कोई और, हमें इन पे कोई यकीन नहीं है। ये कह रही थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो जाकर शौकत खानम हस्पताल के अंदर अपने डॉक्टर्स के पास उन्होंने कहा कि मैंने जाना है, तो उन्होंने ठीक कहा ना, कातलों के पास जाते, आप गोलियां चलाने के अंदर मुलव्वस थे, आप बेनिफिशरी हैं, तो आपके नीचे जो तमाम डॉक्टर्स हैं उनके पास हम भिजवाते, उनके पास वो जाकर चेकअप कराते, उन्होंने ठीक किया। आज भी उनका राइट है, और अगर कुछ होता है उनको किसी किस्म का भी, हल्का फुल्का भी, तो ये जिम्मेदार होंगे ये वो तमाम इदारे जिन्होंने इमरान खान को जेल में रखा है। नहीं, लेकिन आप जो एक हफ्ता पहले मिले थे उस वक्त आपने कहा कि ही इज इन हाई स्पिरिट्स, वो बिल्कुल मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी आपको बताया था कि इमरान खान साहब इन हाई स्पिरिट हर हमेशा, अगर उनके कान के अंदर भी फील होता है ना, फॉर एग्जांपल कि मैंने चेकअप कराना है या मैंने दांत जो है वो उनका जो है वो चेकअप कराना है, ये 8 महीने पहले भी उन्होंने बात की, ठीक है जी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनका मोराल डाउन हो गया, या वो ये कह रहे हैं कि मैं शाम करके देने को तैयार हूं और मुझे लंदन भिजवाएं, मैंने लंदन से इलाज करना है। वो लंदन का इलाज तो नहीं मांग रहे, वो पाकिस्तान में जो डॉक्टर मौजूद हैं कह रहे हैं कि वो मेरे पास चेकअप करने के लिए आए, मुझे डील नहीं चाहिए, इस्टाम के जरिए मैंने फ्लैट पर नहीं बैठना, मैंने दुबई जाकर इलाज नहीं करवाना, मैंने अमेरिका जाकर इलाज नहीं करवाना, मैंने बरतानिया या किसी और जगह पर जाकर इलाज नहीं कराना, मैं जेल के अंदर ही इलाज करवाना चाहता हूँ, मैं टेस्ट ये नहीं करवाना चाहता हूँ, आके चेकअप करें उनका। अगर बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ कि अगर इस वक्त ये बात चल रही है कि उनको जो है वो इशू आ रहा है उनकी आई साइट के हवाले से या कानों के हवाले से या दांत के हवाले से, और उनको ये कहा जाता है किसी भी मेडिकल बोर्ड की तरफ से या उनकी अपनी टीम की तरफ से कि वो असिस्टेंस जो उनको दरकार है वो बरतानिया में मिलेगी या अमेरिका में मिलेगी या कहीं, तो वो उस मेडिकल फैसिलिटी को आप कह रहे हैं कि अवेल नहीं करेंगे? बिल्कुल, वो उन्होंने कभी भी नहीं ख्वाहिश की कि मैं बाहर से इलाज कराऊंगा। बेस्ट डॉक्टर्स हैं उनके यहाँ पर अवेलेबल हैं, और उन्होंने जब उनको गोलियां लगी तब भी वो नहीं लंदन गए, वो तो ये तो सर्जरियां करवाने के लिए लंदन चले जाते हैं कि अब थोड़ी सी स्किन जो है वो ढीली हो गई है, अब थोड़ी सी उसको टाइट कराना है, तो चलो जी जाकर इलाज करा लें उधर से, ठीक है। इमरान खान तो वो नहीं है ना जो इनके कारनामे हैं, ये तो प्लेटलेट्स के बहाने बनाकर कहते हैं जी कि दिल का प्रॉब्लम बन गया और दिमाग वाली जो वेन है उसके अंदर जो खून है वो ठीक तरीके से जा नहीं रहा, हुण सारे थोड़े खून ठीक जा रहे हैं। वो जरदारी साहब, मैं देख रहा था कि उनसे वो जिस दिन परेड हो रही थी और वो वहां पर बात कर रहे थे, उनसे तलफ़्फ़ुज़ सही तरीके से नहीं अदा किए जा रहे थे, लेकिन सदर की कुर्सी पर बैठने के लिए वो मुल्क मैंने संभाला, सुप्रीम कमांडर हूं जी मैं। भाई आपकी इस्तात ही नहीं है कि आप कुर्सी से चलकर एक जहाज के अंदर या किसी गाड़ी के अंदर बैठ, वो बंदा पकड़ के आपको बैठाता है,
आप कुर्सी को पकड़े हुए हैं, बेशक जेली मैंडेट के जरिए हो, लेकिन आपने उसके ऊपर कब्जा सही। किया। जहांगीर जदून साहब, ये बताइए कि लीगली पाकिस्तान के आइन में, कानून में गुंजाइश हमने देखा कि माजी में अगर मिसाल मौजूद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की के इलाज की गर्ज से एक स्टाम्प पेपर पे उनको बाहर जाने की इजाज़त मिली थी, तो क्या कोई लीगल प्रॉब्लम है इमरान खान के करंट लीगल स्टेटस, जो उनको सजाएं हुई भी हैं या जो उनके ऊपर मुकदमात हैं, उनके होते हुए अगर कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट आती है जिसकी बेसिस पे ये मामला इनिशिएट होता है, क्या इलाज की गर्ज से वो जेल से बाहर किसी हस्पताल बनी गाला मुंतकिल हो सकते हैं या फिर मुल्क से बाहर जा सकते हैं? नहीं, ऑफ कोर्स अगर कोई ऐसी देखे ना मेडिकल ओपिनियन आती है जी कि उनका, ये तो जेल मैनुअल भी होता है कि अगर उनका कोई डॉक्टर या बोर्ड या कोई ऐसी मेडिकल ओपिनियन आती है कि जेल में उनका इलाज नामुमकिन है या नहीं हो सकता, तो उसको तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको जहाँ पे उनका इलाज मुमकिन है वहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो इसमें तो कोई वो नहीं है, वो तो मतलब है हर एक ना सिर्फ इमरान खान का बल्कि हर जो भी जेल के अंदर मौजूद है, कॉन्वेक्ट है चाहे वो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, अगर उसको कोई ऐसी शिकायत है कि वहाँ पे जेल के अंदर फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो फ़ौरन एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर या जो उसकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक, ये तो प्रोटेक्शन जो है सिटीज़न को देना, चाहे वो हेल्थ की हो चाहे वो और किसी किस्म की फिजिकल प्रोटेक्शन है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जेल के अंदर इस तरह पंजोता साहब ने कहा कोई अगर खुदा न खास्ता इंसिडेंट होता है तो उसमें वो जेल की इंतज़ामिया और जो एग्जीक्यूटिव है वो जिम्मेदार होती है, बल्कि कोर्टों को इसका एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी अंडर ट्रायल प्रिजनर को भी जेल में भेजते हैं तो वो एक ऑर्डर के जरिए भेजते हैं। अब एक सज़ा होती है, कन्विक्शन होती है, चाहे वो ठीक हो या गलत हो, तो वो एक कोर्ट के ऑर्डर से होती है। तो कोर्टों को भी चाहिए कि अगर उनके पास ऐसा कोई केस आता है तो मेक श्योर करें कि वहाँ पे उसको उसकी ट्रीटमेंट जो है उसके मयार के मुताबिक हो और कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो उसकी लाइफ को थ्रेट कर सके। ये तो मतलब है हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के फंडामेंटल राइट में शामिल है, क्योंकि लाइफ के जो है वो फंडामेंटल राइट है आपका कि आपको लाइफ की जो भी मुमकिन सहूलियात मिल सकती हैं वहाँ वो आपको मिलनी चाहिए। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अगर उनका इलाज जो है या हमदर्दाना रवैया जो है वो अदालतों का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मामले में था, ये लोग भी मुतअद्दिद मरतबा अदालतों को रुजू कर चुके हैं इलाज के मामले पर, जो ज़ाती मुआलिजीन हैं उनके एक्सेस के हवाले से। तो आपको नहीं लगता कि जो इस वक्त अदालतें हैं वो शायद उतनी हमदर्दी नहीं दिखा रही जितनी साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए दिखाई गई थी? अदालतें भी हमदर्दी चाबी से दिखाती हैं ना। अब जब चाबी लगेगी तो सबसे ज़्यादा हमदर्दी दिखाएंगी, तो अभी तक उनको वो चाबी नहीं लगी हुई तो वो फिर अभी हमदर्दी कम दिखा रहे हैं। अदालतें भी देखें ना, अब उस पर आप परसेंटेज ये नहीं हम कहते कि कोई एक्सेप्शन ज़रूर हैं कि सारे लोग इस तरह नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो मैंने पहले भी आपको बताया है, वो मेजॉरिटी जो है वो जो कोर्ट्स हैं वो कंट्रोल बाय द एग्जीक्यूटिव हैं। तो जब आप कंट्रोल बाय द एग्जीक्यूटिव होंगी तो फिर आप जो डिसीजन है वो मेरिट पे नहीं दे सकते, ना ही वो जो है। अब देखेंगे अगर जेल में मुलाकात करनी है तो वो उनको फंडामेंटल राइट है, जो भी जेल मैनुअल के मुताबिक कोई शख्स अगर वो जो अंदर कैदी है वो किसी को मिलना चाहता है या बाहर से कोई बंदा जाना चाहता है तो वो अगर कहते हैं ठीक है इसको आने दें, तो मुलाकात पे कोई पाबंदी तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको आप रेगुलेट कर लें जिस तरह करना चाहते हैं एक तरीके के मुताबिक उनके साथ मशवरा करके, लेकिन आप एक पाबंदी लगा दें जिसको चाहे आप लूज़ कर दें, जिसको चाहे आप मतलब स्ट्रांग कर दें, इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि आप। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर तो सारी चीज़ें पर्सनलाइज हैं, आपका दिल चाहेगा तो आप करेंगे, आज नहीं चाहेगा तो यहाँ पे कोई आइन और कानून पे तो मनोवान अमल नहीं किया जाता कि आप आइन और कानून पे अमलदारी जो है वो यकीनी बनाएं। यहाँ पे तो देखो ना, आप अगर कहते हैं जी एक आदमी को जेल में रख के हालात ठीक होते हैं तो उसको जेल के अंदर रखो, अब उसके तो ये नहीं कहा जाता कि बाहर आएगा तो फिर हालात ठीक होंगे। तो ये तो अभी इसका अब ये जब इमरान खान की हुकूमत आएगी तो दूसरे जेल में होंगे ऑब्वियसली। और मैं इसका आई विटनेस हूँ कि एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, अब जो हैं उन्होंने इनको कहा था PTI वालों को कि आजकल जो काम आप कर रहे हैं कल आपके साथ होगा, तो वो उससे ज़्यादा इनके साथ हो रहा है अभी। तो कल को जब ये हुकूमत में आएंगे तो यही काम ये करेंगे आपस में। इन्होंने जो लोग करते हैं उनके खिलाफ इन्होंने बोलना नहीं है, या बोलेंगे तो कर कुछ नहीं सकते। तो ये मामलात पाकिस्तान के अंदर मुझे तो ठीक होते नजर नहीं आ रहे, इस तरह मामलात चलेंगे। सही, ये विशेष साइकिल है, ये ब्रेक नहीं होगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। दो इंतहाई अहम मामलात, एक तो जो इस वक्त फ्लड्स की सूरत हाल है पाकिस्तान के तूल अर्ज़ पर इस वक्त जो कुछ हो रहा है, और फिर एक तो डायरेक्टली अफेक्टेड एरियाज़ हैं जो सैलाब जिनको बराह रास्त मुतासर कर रहा है, और फिर बिलवास्ता तौर पर पूरा पाकिस्तान इससे जिस तरीके से मुतासर हो रहा है। और दूसरा ज़ाहिर है कि सैलाब के साथ साथ मामला कालाबाग डैम की जो बहस छिड़ी है, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पंजोता साहब, इस वक्त ज़ाहिर है कि पूरे मुल्क में जो सैलाब की सूरत हाल है, पंजाब में जो तबाही हुई, अब सैलाब रुख कर रहा है सिंध का, और इस दौरान हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से ये एतराज़ आया कि आपके लोगों को रिलीफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा, को आपके कैंप्स या इमदादी सामान तकसीम करने में मुश्किलात हैं। कुछ वीडियोज़ झंकी शेख वकास साहब ने भी जो है वो पोस्ट की, लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि किसी भी निजी तंजीम या आम अफराद को सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम करने से नहीं रोका। कुछ लोग गैर मेयारी खाना जो है और अशिया तकसीम कर रहे थे, उनको ये कहा है कि आप ज़िले इंतज़ामिया से अप्रूव करवाएं, या आपसे आपके स्पेसिफिक नहीं हुआ जो भी हुआ। देखिए इससे नकवी साहब, इनको मसला है पाकिस्तान की आवाम से, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम ने इनको वोट नहीं दिया। अब उस मसले के ऊपर अगर कोई बात करता है या कोई इमदाद की तरफ बढ़ता है या कोई फूड की तरफ बढ़ता है, कोई भी चीज़ करता है, तो उसको ये समझते हैं कि ये तहरीक इंसाफ वाले हैं। हालांकि वो सपोर्ट करते हैं तहरीक इंसाफ एक जमात है जिसके साथ पाकिस्तान की आवाम जो है अटैच है, और वो वोटर हैं इमरान खान के। अब उन वोटर्स को या पाकिस्तान की आवाम को ये पाकिस्तान की आवाम समझती ही नहीं, ये समझते हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने हमें इक़्तिदार में बग़ैर वोट के दिया है, तो लिहाजा वही हमारे दोस्त हैं और उनके साथ ही मिलकर हमने आगे बढ़ना है। अब इन्होंने जितने फिगर्स दिए हैं, मैंने आमना शेख यहाँ मौजूद थी, मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे फ़िगर दे दें, कोई वीडियो दिखा दें कि कितने लोगों को आपने रेस्क्यू किया। 4 जगहों पर आप अपने बंदे भिजवा के पानी के अंदर खड़े करके या DPO DCO खड़े होके और फ़ोटो बना के 2 बच्चों को उठाकर, जो आपके अपने कारकुन नहीं है। एक जगह पर तो पता चला कि एक कैंप बनाया गया, वहाँ पर नून लीग के कारकुनान को बैठाया गया, और वो कैंप भी कोई सैलाब वाली जगह पर नहीं था, वो सैलाब से बहुत दूर था। ज़िले इंतज़ामिया मुख्तलिफ जगहों पर तहसील एडमिनिस्ट्रेशन अपने तौर पर एक्टिविटीज़ कर तो रही है ना। गुजरात के अंदर निकला जिसमें ये कहा गया कि कोई भी बाहर वाला बंदा जो है खाना ना दे जब तक उसको चेकअप उसका ना किया जाए, हम ना उसको चेक करें। वो क्यों किया गया? क्योंकि परवेज़ इलाही वहाँ ज़ाहिरी बात है उन्होंने इमदाद की लोगों की मानस इलाही, वो ख़ानदान सियासी ख़ानदान है, वो आवाम की खिदमत में बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। उन्होंने उसके अंदर अपनी भरपूर तरीके से कोशिश की। उस कोशिश को रोकने के लिए इतनी तकलीफ हुई कि वहाँ नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा कि यहाँ से कोई ना खाना दे। भाई क्या पाकिस्तान की आवाम जो है वही अपने लोगों को गलत खाना देगी? कहीं पर कोई ऐसा हादसा या कोई ऐसी चीज़ आई कि कोई बंदा बीमार हुआ हो कोई खाना खा के, कोई वो लेकर आ जाए बंदा, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडे हैं। शेख वकास का जो कैंप लगा हुआ था, मैंने वहाँ देखा, वहाँ डॉक्टर्स बैठे हुए थे, कुछ और चीज़ें थी, खाने वाले तो वहाँ पैकेट नहीं पड़े। वहाँ मरीम नवाज़ की तस्वीर क्यों लगानी है भाई? मरीम नवाज़ की तस्वीर का तो जवाब बताए ना। आपको चलो खाने से मसला हो गया कि आपने उसको चेक करना है, आप होते वैसे कौन है चेक करने वाले? आपके पास इख्तियार के अवाम ने दिया, क्या आप मेरिट के ऊपर? जहांगीर जदून साहब, अब जाहिर है कि सैलाब की सूरत हाल या जब भी कोई कुदरती आफत आती है, हम एक दफ़ा जब जलज़ला आया था तो हमने ये गुफ्तगू शुरू कर दी कि बिल्डिंग बाय लॉज जो हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता। फिर इस्लामाबाद की जो इमारतें हैं उनका भी एक सर्वे करवाया गया। फिर जब भी कोई ऐसी कुदरती आफत आती है तो उस वक्त हम वक्ती तौर पर 1-2 महीना उसके ऊपर बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। तो अभी ये बहस हो रही है कि जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाए, कोई डैम्स की बात हो रही है, और इसके ऊपर पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत जो आबी वसाइल की तकसीम है उसको लेकर पाकिस्तान के सूबों में बहुत इख्तलाफ पाया जाता है। सिंध की तरफ से रेजिस्टेंस आती है अगर कोई डैम बन रहा हो या नहरें बन रही हों। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के आइन और कानून में इतनी गुंजाइश मौजूद है कि अब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस को सामने रखते हुए क्या प्रोसेस होना चाहिए? ये मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एड्रेस होगा या कैसे एड्रेस होगा? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जो 18वीं तरमीम के बाद आपने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी है, इसमें असल में डैम बनाने से ज़्यादा इशू जो है, जो आपके पास ऑलरेडी लॉज मौजूद हैं उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। इस जून के पहले हफ्ते में चीफ सेक्रेटरी जो KPK हैं उन्होंने लेटर लिखा तमाम डिप्टी कमिश्नर को KPK के अंदर, जो मेरे पास कापी अभी मैं आपको शेयर कर दूंगा इस प्रोग्राम के बाद, कि जी आप मेक श्योर करें कि नाले के अंदर कोई इंक्रोचमेंट ना हो। और उसके बाद उन्होंने उनसे इनपुट नहीं मांगी कि आपने कोई किया है, इस पर कोई अमल दरामद किया है नहीं किया है। तो पाकिस्तान के अंदर देखें ना, जो लॉ क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं, जो आगे जो आपके पूरी दुनिया के अंदर एक चीज़ चल रही है, तो उसके लिए जो पहले देखें आपके मुल्क के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कहाँ पे है। आज देखें ना, अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इफेक्टिव हो पाकिस्तान के अंदर, तो आपको ना आप डेमो की बात करें ना आप कहें, क्योंकि आप जो चीज़ बनाते हैं उस पर अमल ही नहीं करते। गवर्नमेंट खुद अमल नहीं करती। आप किसी को पंजाब के अंदर देखें, KP के अंदर देखें, सिंध के अंदर देखें,
अब पंजोता साहब मेरे साथ एग्री हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी है पाकिस्तान के अंदर। जितनी फेडरल गवर्नमेंट से लेकर तमाम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अपने बायलॉज, आप मुझे बताएं कौन सी बिल्डिंग का जो है वो जो है एनओसी जो है वो हर अक्रॉस द बोर्ड आप बिल्डिंगें चेक करें, इसमें से 80% ऐसी बिल्डिंगें होगी वो जो एनओसी के बगैर बनी होगी और वो इनक्रोच जगह पे बनी होगी। गवर्नमेंट की स्टेट प्रॉपर्टी, आप रेलवे की सिर्फ प्रॉपर्टी देखें कितनी इंक्रोच हुई है पाकिस्तान के अंदर, लाखों एकड़ जो है रेलवे की प्रॉपर्टी। इस तरह एनएचए की प्रॉपर्टी देखें, रोड्स बनते हैं और जो स्टेट प्रॉपर्टी जिस पे मतलब पात होते हैं, कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि आप रास्ते खुले करें, रास्तों को छोड़ें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर बंदा जो है वो जिसकी आगे कोई दुकान होती है वो आगे 10 फुट इंक्रोच कर रहता है, जिसका घर होता है वो आगे 1 कनाल के बजाय 2 कनाल इंक्रोच। पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर एक बंदे को अगर केबन की इजाजत मिलती है वो केबन के बजाय 2 कनाल जगह जो है वो इंक्रोच कर लेता है। तो इस तरह की जब मामला जो है लोगों का भी इसमें कसूर है और गवर्नमेंट का भी कसूर है कि गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाती है या बने होते हैं लेजिस्लेचर के वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती। आखिरकार जो है वो सफ़र जो है वो आज देखें ना, जो रूडा ने वहाँ पे एनओसी दी है या नहीं दी है, क्या कंट्रोवर्सी इशू है। वहाँ पे आप पंजाबी के अंदर आपने स्कीमें डाल दी हैं, वहाँ पे सोसाइटियाँ बना दी हैं। इस्लामाबाद के अंदर देखें जो अब कहते हैं ना वहाँ पे अलीम खान या इस सोसाइटी का आप हाल हवाल देखें जो पहाड़ों के अंदर इसने बनाई हुई है, तो कितनी लोगों की जो है स्टेट प्रॉपर्टी इसने वो दी है। अब जो भी हुकूमत होती है उसको फंड करो, अपनी प्रॉपर्टी बनाते जाओ। तो इस मुल्क के अंदर जो है ना मतलब उसका बाबा आदम ही निराला है। जो बंदा भी गवर्नमेंट के किसी इदारे को फंडिंग कर रहा है, जिसकी उसकी मर्जी है जो मर्जी करता रहे, उसको एनओसी भी उसके एनओसी के बगैर उसकी सोसाइटी चलेगी, एनओसी के बगैर उसकी बिल्डिंगें बनेगी। उसको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप गवर्नमेंट की स्टेट प्रॉपर्टी पे आप बना रहे हैं, रास्ते में बना रहे हैं, कल को फ्लड आएंगे, पानी आएगा, इसकी निकासी कहाँ पे होगी, ये कोई पूछने वाला नहीं है पाकिस्तान के अंदर। सही। रूडा के मामलात को लेके तहरीक इंसाफ नून लीग पर और नून लीग तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वक्त जो है वो गोलाबारी कर रही है। इम्प्लीमेंट करते कोई आप केपी पे देखें ना, पीटीआई की हुकूमत है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स देता हूँ, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ हरिपुर की, कोई इंप्लीमेंटेशन। या आप जाएँ मनाल करके देखें जरा, बिल्डिंगें देखें, एक मतलब एक कितनी जंगल का जो इलाका है कितना कब्जा हो चुका है। वहाँ पे डीनो वैली देखें, वहाँ पे आप ऊपर चढ़ते जाएं तो आपको तो पता चलेगा इनके पास एनओसी नहीं है। मतलब बेशुमार बिल्डिंगें ऐसी बनी हुई हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशन को तबाह कर रहे हैं। वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन रही हैं और किसी के पास एनओसी नहीं है और गवर्नमेंट जो है वो केपी खामोश है। अब मुझे नहीं अंदाज़ा पंजोता साहब ऑफ द कफ आपके पास इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन है या नहीं, लेकिन जो जदून साहब कह रहे हैं कि आपको अलीम खान साहब की सोसाइटी के ऊपर तो आप बहुत ही बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हरिपुर का एरिया शुरू होता है, इस्लामाबाद से निकलते ही मारगिला पहाड़ियों के दूसरी तरफ, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वहाँ पर बेपनाह जो है वो ऐसी तामीरात हो रही हैं जिनके हवाले से एनओसीज़ मौजूद नहीं हैं, इजाज़तनामे मौजूद नहीं है, लेकिन वो सब कुछ किया जा रहा है। बहरहाल अब गवर्नमेंट के मिनिस्टर कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, और मिनिस्टर्स कर रहे हैं। जो जदून साहब ने बात की है ना कि वहाँ पर गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं, जदून साहब मुझे दें, सेंड करें उसके सबूत। मैं अली अमीन जो चीफ मिनिस्टर हैं मैं उनको भी भेजूंगा, मैं खान साहब से भी डिस्कस करूंगा, और अगर किसी जगह पे हुई तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते, नंबर 1, और उसके खिलाफ कार्रवाई। अब डैम वाले मामले पर आ जाएंगे, वक्त कम है। आपके चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि डैम बनेगा, आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं, उनका ज़ाती बयान है, जुनेद अकबर कह रहे हैं कि इससे पीटीआई को नुकसान होगा, पीटीआई अनपॉपुलर होगी, इससे गेन करेगी एएनपी, और क्या है राय है क्या? देखिए हमारी जो राय है, जो पार्टी की पॉलिसी है, जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन वो पॉलिसी के हवाले से कोई बात कर सकते हैं या चेयरमैन कर सकते हैं। तो हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम मुखालफत कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है बात। और दूसरा, इस जगह के ऊपर ऑलरेडी एक तनाज़ा है, ठीक है जी, इस मामले के ऊपर, चाहे सिंध का हो या खैबर पख्तूनख्वा को, जो तनाव मामलात हैं वहाँ पर, तो जब तक उनका कोई खातर खा जो है हल नहीं निकाला जाता, तो उस पर हमारा मौक़िफ़ तो वही है जो सेक्रेटरी जनरल साहब ने, यानी पार्टी की पॉलिसी उन्होंने बताया वाज़ह कि पार्टी पॉलिसी नहीं है। नंबर 2, जो बात की गई है कि डैम्स और बाकी चीज़ें, इमरान खान साहब से जो कल मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मैं बिलियन ट्रीज़ जो है, सुनामी जो उसकी बात मैंने की थी, जो मैंने दरख्तों का प्रोग्राम लेकर आया था, उस पर 2 इंटरनेशनल ऑडिट रिपोर्टें जो हैं वो आईं और उसके हक़ में आई, उन्होंने सराहा। तो इनकी तवज्जो ही नहीं है जो मौजूदा हुकूमत है कि दरख्तों की तरफ ये बढ़ें। दरख्त अल्लाह की नेमत है और जब आप लगाते हैं तो बड़ा उसके अंदर फ्रूटफुल उसका रिज़ल्ट निकलता है। और साथ इमरान खान साहब ने हमेशा डैम्स की बात की। डैम्स जो हैं वो पानी को स्टोर करते हैं। आपने देखा
कि इमरान खान के दौर के अंदर 2 डैम्स जो हैं उनका इफ्तिताह हुआ, 10 डैमों का मनसूबा वो लेकर आए। इनके दौर के अंदर कितने डैम्स बने हैं, कितने बंद इन्होंने बनाए हैं, कितने दरख्त इन्होंने लगाए। इनका फोकस ही नहीं है वो, इनका फोकस सिर्फ पैसा बनाना होता है, अपनी जायदादें बनाना होता है। आज आवाम जो है वो रुल रही है, लोगों के जान, लोगों के माल, लोगों की फसलें। अब नेक्स्ट दिनों के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक कहत आएगा जिसमें गंदम यानी आपकी जो आटा है उसकी कीमत बढ़ेगी, कुछ ऐड करना चाह रहे रोटी हैं महंगी होगी, चावल जो है उसका कहता आएगा, इसी तरह गन्ना जो है उसकी फसलें तबाह हुई हैं, आपकी चीनी मजीद महंगी होगी, पूरा पाकिस्तान मुतासर होगा। जदून साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी जदून साहब। देखें, आप नईम पंजोता साहब कहते हैं जी, आप मुझे बताएं केपी के अंदर लोकल गवर्नमेंट है, वो 3 साल इलेक्शन हुए हैं, मैं मतलब ऑन द रिकॉर्ड चैनल पे बात कर रहा हूँ, मुझे बताएं आज दिन तक 1 टका पैसा जो है वो डेलीगेट नहीं हुआ है, ना डिस्ट्रिक्ट पे ना तहसील पे। वो लोकल गवर्नमेंट इदारों को मफलूज करके रखते हैं, जिसका इमरान खान सबसे ज़्यादा कहते थे कि लोकल गवर्नमेंट ऐसी आएगी जो कमिश्नर भी अपॉइंट करेगी, जो पुलिस का बंदा DPO अपॉइंट करेगी। लेकिन गवर्नमेंट के वहाँ पे जो हालात चल रहे हैं, यकीन करें, मतलब है आप सोच नहीं सकते कि तमाम पावर जो है एक शख्स के पास कंसंट्रेट है, और जो डेलीगेशन ऑफ पावर चाहिए लोकल गवर्नमेंट के अंदर, तो ये आज आके इमरान खान को बताएं आप नईम पंजोता साहब कि वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे आपने, आपके जो चीफ मिनिस्टर है उसने क्यों मफलूज किए हुए हैं। आपकी जो गवर्नमेंट है, जो आप देखें ना, एक तो आप नारा लगाते हैं जी तहरीक इंसाफ ये करेगी, तो बराए मेहरबानी उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं होती तो आप अपने लीडर को जाके बताएं कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा काम। आज लोकल गवर्नमेंट इफेक्टिव हो, केपी के अंदर वहाँ पे एक मॉडल होना चाहिए था सही पूरे पाकिस्तान के लिए, वहाँ के इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ पे नहीं है। सही जदून साहब, वक्त खत्म हो गया, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जहांगीर जदून साहब, नईम हैदर पंजोता, प्रोग्राम के आगाज़ में आमना शेख साहिबा भी मौजूद थी। ये वक्त रेट्रोस्पेक्ट करने का है, ये वक्त है कि हम अपने गिरेबान में झांकें, अपनी तरजीहात को असर नौ तरतीब दें। सियासत ज़रूर करें, लेकिन जो मौसमियाती तब्दीली है वो एक ऐसी हकीकत है जो अब हमें हर हफ्ते 10 दिन के बाद ये याद दिलाती है कि मेरी तरफ तवज्जो दें, नहीं तो इस मुल्क और इस मुल्क में आने वाली जो नस्लें हैं उनका मुस्तकबिल मखदूश होगा। हुकूमत को अपनी प्रायोरिटी में ख़ास तौर पर जो मौसमियाती तब्दीली है, वो डैम्स हैं, वो नहरें हैं, आबी इंफ्रास्ट्रक्चर है, दरख्त हैं, माहौलियात के कार्बन एमिशंस हैं, इन तमाम मामलात पर तवज्जो देनी होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।